हेलो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट है हमारा मिट्टी को तैयार करना और दूसरा है हमारा बुआई। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा थर्ड टॉपिक आता है उर्वरक मिलाना। फसलों के विकास के लिए फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन आदि पोषक तत्वों की जरूरत होती है। फसलें इन पोषक तत्वों को मिट्टी से प्राप्त करती है। मिट्टी में उर्वरक डालना बहुत जरूरी है। वे मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और बेहतर फसलों की उपज में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग फसल की वृद्धि एवं मिट्टी की प्रकार पर निर्भर करता है। उर्वरकों का प्रयोग उर्वरक की किस्म और मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर है। वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में उपस्थित होता है, उनकी सामान्यतः 2 या 3 खुराक दी जाती है। अन्य उर्वरक फॉस्फेटिक और जटिल उर्वरक होते हैं। कुछ उर्वरकों को प्रतिरोपण से पहले मिट्टी में डाला जाता है। आपने सबसे अधिक प्रयोग किए जाने उर्वरक NPK के बारे में अवश्य सुना होगा। N नाइट्रोजन के लिए, P फॉस्फोरस के लिए और K आता है पोटेशियम के लिए। उर्वरक रसायनों द्वारा कारखानों से बनाए जाते हैं, जबकि खाद को जैविक पदार्थों से बनाया जाता है। जिसमें थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली कुछ खादें निम्न प्रकार हैं, जैसे कि जैविक खाद। जैविक खाद किसको कहते हैं? पशु आहातों की खाद, यानी कि पशु के द्वारा जो मल उत्सर्जित किया जाता है उसे हम कहते हैं जैविक खाद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मवेशियों के विघटित गोबर या मलमूत्र का मिश्रण, अपशिष्ट पशु चारा एवं उनके बिछावन यानी पशुओं के नीचे बिछाया गया घास फूस आदि से वह खाद तैयार किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? यह खाद वनस्पति और पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों से बनती है, जिसमें घरेलू अपशिष्ट, घास फूस और खरपतवार आदि को इकट्ठा कर एक गहरे गड्ढे में डालकर विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद। नेक्स्ट हमारा आता है कृमि कंपोस्ट खाद। कृमि कंपोस्ट क्या होता है? इस खाद को केंचुए की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से? केंचुए की सहायता से बनाया जाता है। यह खाद भी उर्वरक की तरह मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है? सिंचाई। उर्वरक मिलाना हो गया, अब आता है सिंचाई। नहरों, जलाशयों, नलकूपों आदि के माध्यम से खेतों में फसलों की जलापूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय फसल, मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग होता है। सिंचाई पौधों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। जड़ें सूखी मिट्टी में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, जिसके उनका विकास नहीं हो पाता है। फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तथा मिट्टी की विशेषताओं के अनुसार सींचा जाता है। बीज के अंकुरण, फूल खिलने और अनाज बनाने के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखो सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, नहरें व बांध सिंचाई के प्रमुख स्रोत होते हैं। सिंचाई की पारंपरिक विधि क्या होती है? गाँव में विभिन्न विधियों से लेकर से अलग अलग क्षेत्रों में कुओं और झीलों से पानी निकाला जाता है और खेतों की ओर ले जाया जाता है। इन विधियों में पशु या मानवीय श्रम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये विधियां सस्ती परंतु कम लाभदायक होती हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी होती है? फव्वारे और टपकने वाले यंत्रों द्वारा की जाने वाली सिंचाई की आधुनिक विधि का उदाहरण है। ये विधियां पानी बचाने में मदद करती हैं। इससे मदद करती हैं, पानी बचाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फसल संरक्षण और उसकी निराई। फसलें खेतों में उगाई जाती है, इसलिए स्वस्थ उपज और अधिक उत्पादन के लिए उन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। फसलों के साथ बढ़ती खरपतवार को हटाना आवश्यक है और बढ़ती फसलों को कीटों के हमले से बचाना भी जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण। वे अवांछनीय पौधे जो खेत में धूप, पानी और स्थान के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। क्या रखते हैं? प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। यानी कि वे अवांछनीय जो बगैर हमारी इच्छा के उगे हों, अवांछनीय पौधे जो खेतों में धूप, पानी और स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाना जरूरी होता है क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिससे मुख्य फसल का पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। खरपतवार को 2 समूह में बांटा गया है, एक तो घास वाले, एक बीजपत्री, दूसरा बिना घास वाले यानी कि द्विबीजपत्री। हरियाली या दूब घास वाली खरपतवार होती है, जबकि जंगली चौलाई बिना घास वाली खरपतवार होती है। बीजों की बुआई और रोपाई से पहले खरपतवार को हाथ, हल या हरों से हटा दिया जाता है। अगर फसलों के विकास के दौरान खरपतवार फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो उन्हें हटाना आवश्यक होता है। खरपतवार को हम हाथ से या फिर खरपतवार नाशी रसायन यानी कि 2,4-D MCPA और सिमेजिन के छिड़काव से हटा सकते हैं। पौधों के रोगों और कीटों पर नियंत्रण। बहुत से पौधों और रोगों की क्षति पहुंचाने वाले कीटों के हमले से मर जाते हैं। सामान्यतः पौधों में रोग कारक जीवाणु और विषाणु के कारण होते हैं। ये रोग बीज, वायु या मिट्टी
मिट्टी द्वारा दूसरे पौधों और फसलों में फैलते हैं। गेहूं का कीट यानी कि गेहूं का कीट रोग और चावल का प्रध्वंस ब्लास्ट रोग। पौधों को दो सामान्य कवक रोग हैं। कीट वे जीव होते हैं जो फसलों को खाते हैं और नष्ट कर देते हैं। पौधों की बीमारी को रोकने के लिए कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए कवकनाशी व कीटनाशकों का छिड़काव फसलों का मिट्टी पर कर सकते हैं। रासायनिक विधियों के अलावा जैविक नियंत्रण की विधि का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जलीय खरपतवार को विशेष प्रकार की मछलियां खा जाती हैं। कुछ कीटों को उनके शिकारी कीड़ों द्वारा खाकर नियंत्रित किया जाता है।